अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है मैं केमिकल काइनेटिक्स या रेट ऑफ रिएक्शन के पार्ट 2 का आगाज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ हमने छोड़ा था पिछली वीडियो में वहीं से हम इसका आगाज़ करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, आज के टॉपिक में जो है वो रिएक्शन ऑफ रेट के हवाले से है कि जिस तरीके से हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। 1 मोल ऑफ ए यानी कि जब 0 टाइम था या जब 20 टाइम गुजरा या जब 40 टाइम गुजरा तो उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी क्या थी उसको बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो अगर हम 0 टाइम पे देखें तो हमारे पास जो ए था यानी रिएक्टेंट हमारे था वो 100% था विच इज 1 मोल, जबकि बी हमारे पास 0 होगा। अच्छा, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा या रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बी 100 होना 1 मोल होना चाहिए और ए हमारे पास 0 होना चाहिए। तो अगर हम 20 सेकंड्स बाद देखें तो हमारे पास ए जो है वो 0.54 है और बी हमारे पास है 0.46। ठीक, यानी कि तकरीबन हाफ ऑफ ए जो है वो कन्वर्ट हो चुका है बी में। लेकिन अगर हम 40 सेकंड्स बाद देखें यानी डबल ऑफ द टाइम, तो हमारे पास 0.3 मोल्स ऑफ ए है एंड 0.7 मोल्स ऑफ बी है। हमने ये देखा कि वक्त के साथ साथ जो है वो हमारा जो है वो कन्वर्जन रेट जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, वरना अदरवाइज होना क्या चाहिए था कि डबल टाइम के बाद हमारे पास जो कन्वर्जन है वो भी डबल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो क्यों नहीं है वही हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड बाय द मॉनिटरिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? हम रेट ऑफ रिएक्शन में यही चीज देखते हैं, यही चीज को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस तरीके से टाइम के हिसाब से फंक्शन कर रही है, टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। ये हम चीज जो है रेट ऑफ रिएक्शन में डिस्कस करते हैं। अच्छा, रिएक्शन रेट, हम फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन ले लें विच इज C4H9Cl, और जो कि वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमारे पास क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है यानी C4H9OH और साथ में हमारे पास HCl कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ यानी हमारे पास C4H9Cl इन मोलैरिटी हमें गिवन है। 0 टाइम पे हमारे पास जो है 0.1 मोल था, 50 सेकंड्स बाद हमारे पास जो है वो 0.09 हो गया एंड देन 0.08 एंड हमारे पास जो है वो जैसे जैसे 50 बढ़ रहा है हमारे पास जो कंसंट्रेशन भी कम होती जा रही है। फिर 200 पे हमारे पास 0.06 हो गया, फिर 300 पे हमारे पास 10 एंड फिर 400, 500, 800 एंड देन 10,000। हम ये देख रहे हैं इसमें कि वक्त के साथ हम जैसे कंसंट्रेशन हमारी कम हो रही है, टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता जा रहा है, यानी सेम अमाउंट ऑफ चेंज पे हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड है वो ज्यादा होता जा रहा है। अच्छा, in this reaction the concentration of butyl chloride which is C4H9Cl was measured at various times। सी ना, इसके अब हम ग्राफ बना के देख लेंगे। अच्छा, C4H9 प्लस ये हमारे पास रिएक्शन था। अब हमने एवरेज रेट देखा। ठीक है, हमारे पास वही टाइम था, वही हमारे पास मोलैरिटी, हमने एक और चीज ऐड करी विच इज एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट हमारे पास क्या होता जा रहा है? जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, मजीद जो है वो हमारे पास कम होता जा रहा है। 1.9 से 1.7 हो गया, फिर 1.6, फिर 1.4, फिर 1.22 एंड हमारे पास नीचे आके फिर 0 हो जाता है। अच्छा, इससे हमने एक चीज सीखी है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हमारी कम होती जा रही है, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है या हमारा एवरेज रेट है वो भी कम होता जा रहा है। इट मीन्स कि हमारा रेट जो है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारे पास रेट भी ज्यादा होगा। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पे इसलिए डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन होगा एंड उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ओवर ईच इंटरवल इज द चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये हमारे पास जो है बेसिकली फॉर्मूला है विच इज C4H9 यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये हमारा एवरेज रेट होता है। अच्छा, रिएक्शन रेट हमारे पास क्या है? नोट वही चीज है बेसिकली, नोट दैट द एवरेज रेट डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दिस इज बिकॉज एज द रिएक्शन गोज फॉरवर्ड देयर आर फ्यूअर कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। अच्छा, अ प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन
वर्सेस टाइम फॉर द रिएक्शन यील्ड्स अ कर्व लाइक दिस। अगर हम इसको प्लॉट करें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो हमारे पास इस तरीके का प्लॉट आएगा जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल कर्व शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस रेट एट दैट टाइम। अगर हमें रेट निकालना है तो हम जो है किसी भी दो पॉइंट पे जो है वो लाई कर सकते हैं और हम वहां पे एग्जैक्टली वहां का रेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो हमेशा चेंज होगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो स्लोप का जो टेंजेंट बन रहा है वो हमेशा डिफरेंट होगा एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है। इसीलिए हमारा रेट जो है वो स्लोप जैसे जैसे हमारा वो होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइन करता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो बेसिकली रेट है वो भी कम होता जाएगा। अच्छा, ऑल रिएक्शन स्लो डाउन ओवर टाइम, ये वक्त के साथ साथ जो हमारे जो रिएक्शन है वो स्लो होते जाएंगे। देयरफॉर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज द इंस्टेंटेनियस रेट नियर द बिगिनिंग। अच्छा, इसमें इन्होंने ये चीज बताई है कि हम अगर किसी भी रिएक्शन का रेट हम निकालना चाहते हैं तो हमें उसको बिगिनिंग में ही देखना पड़ेगा। वहां पे हमारे पास जो एग्जैक्ट रेट हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो रेट है हमारा वो खत्म होता जाएगा, गिरता जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सवाल है कि shows two triangles that are used to determine the slope of the curve at the two different times. How to determine how large a triangle to draw when determining the slope of the curve at a particular point. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ पे दो ट्राइंगल बना सकते हैं। एक उन्होंने ऊपर की तरफ ट्राइंगल जो है वो शो किया हुआ है और एक जो है उन्होंने नीचे की तरफ ट्राइंगल शो किया हुआ है, ठीक है। ऊपर जो टाइम है वो इनिशियल रेट हमने यहाँ पे बेसिकली t0 रखा हुआ है, यानी कि टाइम जो कम रिक्वायर्ड होगा, इंस्टेंटेनियस हमारे पास रेट है। और जो नीचे हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट वो टाइम 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड का हमारा टाइम रेट जो है वो टाइम के ऊपर हम बेसिकली जीरो टाइम पे और हमारे पास जो है 60 टाइम पे हमने लिया है रेट, ठीक है। तो ये टू ट्राइंगल हमने क्यों लेना है, कितना बड़ा ट्राइंगल लिया उसने सवाल किया है, ठीक है। जवाब ये कि द साइज ऑफ द ट्राइंगल इज मोस्टली मैटर्स ऑफ कन्वीनियंस। डिफरेंट साइजेस ट्राइंगल्स गिव द सेम रेशियो, यानी कि स्लोप है। अच्छा, हम अपनी कन्वीनियंस भी देख रहे होते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई वो दूसरी चीज नहीं है। और हमारे पास जो है डिफरेंट साइज ट्राइंगल जो है सेम रेशियो या सेम स्लोप भी दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, in this reaction, the ratio of C4H or Cl to C4H9OH, which is alcohol, is 1:1। हमारे पास 1:1 का ही रेशियो आ रहा है, जो हम इक्वेशन में भी देख सकते हैं। Thus, the rate of the disappearance of the C4H9Cl is the same as the rate of the appearance of the C4H9OH। यानी अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट के हवाले से भी रेट देख सकते हैं, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो जितना प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा होगा उतना ही हमारे पास जो है वो सॉरी प्रोडक्ट बन रहा होगा उतना हमारे पास रेटेंट कंज्यूम हो रहा होगा। तो हमारे पास 1:1 का ही रेशियो है। सिर्फ माइनस साइन जो हम रेटेंट के साथ लगाते हैं, माइनस साइन शोज दैट द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, रेट जो हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा, और जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट का रेट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। व्हाट इफ द रेशियो इज नॉट 1:1? अगर 1:1 रेशियो नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास स्टेचोमेट्री में है। स्टेचोमेट्री के बारे में अगर आपको मजीद जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने उसमें स्टेचोमेट्री जो है वो बताई भी है। अच्छा, अगर हमारे पास लेट सपोज हमारे पास है एग्जांपल 2HI और जो कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस I2 में, तो हम देख सकते हैं कि HI और H2 का भी 1:2:1 का रेशियो है और हमारे पास HI और I2 का भी 2:1 का रेशियो है। तो हमारे पास रेट क्या हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, बराबर क्या हो जाएगा कि चेंज इन I2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। हमारे पास जो बेसिकली रेट होगा वो हाफ रेशियो के हिसाब से वहां पर होगा, ठीक है। हमारे पास रेट होगा, अगर हम HI का देखें तो वो बेसिकली आधा अगर हम डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास जो है ना वो निस्बतन I2 के बनने के हमारे पास जो है वो आधा कंज्यूम हो रहा होगा HI, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो रेट भी होगा वो भी हाफ टाइम्स होगा किसके उसके I2 के हवाले से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेशियो 2 है।
अच्छा, अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास ए मोल्स हो जाएंगे, ए के बी मोल्स हो जाएंगे, बी के सी हो जाएंगे, सी के डी हो जाएंगे, डी के, हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, रेट जो है वो माइनस, जो रिएक्टेंट है उनके साथ माइनस लगाएंगे, जो प्रोडक्ट है उनके साथ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऑब्वियसली प्लस है, और जो भी चेंज इन रेट होगा हमारे पास या चेंज इन कंसंट्रेशन पर जो टाइम होगा वो उसी के मोल्स को हम डिवाइड करते जाएंगे। अगर सी है तो सी के मोल से, डी है तो डी के मोल से, ए है तो ए के मोल से, एंड बी है तो, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, और हमारे पास अगर लेट सपोज सवाल है कि फॉर द रिएक्शन ए जो है वो टू बी में कन्वर्ट हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ, फॉर द रिएक्शन रेट, हमारे पास रेट आ जाता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और रेट जो है हमारे पास है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और हमारे पास है, अच्छा इनमें से कौन सा सही है हमने ये बताना है। ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता है हमारे पास, ठीक है, तो आप बताएं। इसका आंसर है टू। टू इसलिए आंसर है हमारे पास कि हमारे पास जो हाँ जो मोल्स है हमारे पास बी के, उसके साथ टू नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं, तो जब भी हम चेंज इन वो देखेंगे कंसंट्रेशन, तो टू हम उसी से डिवाइड करेंगे जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन होगा। ठीक है, तो ये हमने जनरलाइज फॉर्मूला कर लिया है। अच्छा, आज की क्लास में जो है हम यहीं पे रखते हैं, और अच्छा आज की क्लास में जो है हम यहीं तक ही रखते हैं, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से आगे कंटिन्यू करें, पार्ट 3 वो होगा हमारा, और रेट ऑफ रिएक्शन को मजीद स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।